नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी स्टोरी जंक्शन में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कलयुगी बेटों की करतूत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। राम गोपाल जी कुछ दिनों पहले ही सरकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जब तक सेवा में रहे अच्छा वेतन और सुविधाएं मिल रही थी। अब सेवानिवृत्ति के पश्चात रिटायरमेंट में अच्छी रकम मिलने वाली है और हर महीने की पेंशन अलग से आ जाती है। राम गोपाल जी और सीमा जी के दो बेटे हैं। दोनों बेटे राज और अनिल बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत है। राम गोपाल जी अपनी पत्नी सीमा के साथ दिल्ली में 2 कमरों के में एक छोटे से मकान में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद से ही बड़ा बेटा राज अपने माँ पिता को अपने साथ ले जाना चाहता था। माँ पिताजी, अब आपका यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे साथ बेंगलुरु में रहिए। तो छोटा बेटा अनिल जिद करता कि नहीं माँ पापा, आप मेरे साथ रहेंगे। बेटों की इस मान मनोहार पर सीमा जी फूली नहीं समाती थी। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमें अपने साथ रखने के लिए जिद करते हैं। लेकिन राम गोपाल जी हमेशा एक ही बात कहते हुए उन्हें टाल देते थे कि जब तक हमारी जोड़ी सलामत है तब तक हमें यही रहने दो। यहाँ पर हमें अपनेपन का एहसास होता है। दूसरे शहर में लोग भी अजनबी लगते हैं तो हमें अटपटा सा लगेगा। सीमा जी का अपने बच्चों के साथ रहने का दिल करता था, लेकिन राम गोपाल जी हंसते हुए कहते कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा फिर तो चाहे हंसकर या रोकर तुम्हें उनके साथ ही रहना पड़ेगा। इस बात पर सीमा जी नाराज हो जाती थी। आप हमेशा दुनिया छोड़कर जाने की बात क्यों करते रहते हैं? आप जानते हैं कि जीवन में मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं इस दुनिया से सुहागन ही विदा होकर जाऊं। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों बेटे और बहुएं वीकेंड में उनके घर पर आए। बातों ही बातों में दोनों बेटों ने रिटायरमेंट के पैसों की बात की। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हम बेंगलुरु में किराए के मकान में रह रहे हैं। अपनी नौकरी से हमने अपने मकान बनाने के लिए काफ़ी हद तक पैसा जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो हम चाहते थे कि रिटायरमेंट से जो पैसा मिलने वाला है वो पैसा आप हमें देकर हमारी मदद कर देते। 2 दिन बाद बेटे बेंगलुरु वापस चले गए, लेकिन उनकी बातों से राम गोपाल जी सोच में पड़ गए। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में हर्ज ही क्या है? आज नहीं तो कल आखिर सब कुछ तो उनका ही है ना। सीमा जी ने जयशंकर जी को समझाते हुए कहा। सीमा जी ने राम गोपाल जी को समझाते हुए कहा। राम गोपाल जी व्यवहारिक बुद्धि वाले इंसान थे। वे अभी से अपने हाथ काट कर बच्चों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन सीमा, वह पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए है। आए दिन हम अखबार में खबर पढ़ते रहते हैं और न्यूज़ चैनल्स पर भी सुनते रहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को किस तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि हमने अपने बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारे बेटे यह नौबत नहीं आने देंगे, लेकिन वक्त का क्या भरोसा। सीमा जी, ऐसे फैसले भावुक होकर नहीं लिए जा सकते। लेकिन जी, आप यह भी तो सोचिए कि हमारे बेटे लायक है। उन्होंने काफ़ी हद तक पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। अब यदि उन्होंने मकान खरीदने का सोचा है तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? माँ बाप होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है उनकी मदद करने का। और जहाँ तक रही हमारे खर्चों की बात, तो वह तो आपकी पेंशन से पूरा हो ही जाता है। सीमा जी की तर्क के आगे राम गोपाल जी कुछ ना बोल पाए। रिटायरमेंट के पैसे आधे आधे दोनों बेटों में बांट दिए। कुछ ही दिनों में बेटों ने बेंगलुरु में ही अपनी अपनी फ्लैट खरीद लिए। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, लेकिन अब सीमा जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। उन्हें भूख लगनी बहुत कम हो गई थी।
कुछ भी खाती तो उल्टी आ जाती। राम गोपाल जी ने कितनी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन सीमा जी टालती रही। एक दिन राम गोपाल जी ने महसूस किया कि सीमा जी का शरीर पीला पड़ता जा रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगी है, तो ज़बरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। सीमा जी की हालत गंभीर जानकर डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट होने की सलाह दे दी। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने तुरंत राम गोपाल जी को अपने पास बुलाया। रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वह दिल दहला देने वाला था। सीमा जी का लीवर खराब हो चुका था और बीमारी अपने अंतिम चरण पर थी। डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर अंदर लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी थी। डॉक्टर ने कहा यदि समय पर ऑपरेशन करवा लिया गया तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन का खर्च कम से कम 50 लाख बताया गया था। साथ ही में लीवर का कुछ हिस्सा देने के लिए डोनर की भी ज़रूरत थी। यह सब सुनकर जैसे राम गोपाल जी के शरीर में जान ही ना रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे संभाले या मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी पत्नी को। कांपते हाथों से उन्होंने दोनों बेटों को तुरंत फ़ोन किया और जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। लड़खड़ाते कदमों से सीमा जी के पास पहुँचे तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा था कि सीमा जी को क्या जवाब दूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने क्या कहा? सीमा जी के इस सवाल पर राम गोपाल जी ने कहा, कुछ खास नहीं, लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। राम गोपाल जी की बातें सुनकर सीमा जी चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे की गहराती लकीरें कुछ और ही बयां कर रही है। यह बात सीमा जी अच्छे से समझ रही थी। सीमा जी की हालत को कुछ संभालने के बाद कुछ ज़रूरी दवाइयाँ देकर उन्हें घर ले जाने को कह दिया गया और राम गोपाल जी को निर्देश दिया गया कि जैसे ही पैसे और डोनर का इंतज़ाम हो जाए हॉस्पिटल में सूचित करें। जब बेटे घर आए तो राम गोपाल जी ने सीमा जी की हालत के बारे में उन्हें बताया। बेटा, मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारी माँ के ब्लड ग्रुप से मिलता है और मैंने तो डॉक्टर से भी कहा था कि तुम्हारी माँ को मैं लीवर डोनेट कर देता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि बुढ़ापे में और कमज़ोरी के कारण मेरा लीवर डोनेट करने में जोखिम हो सकता है। बेटा, कल तुम दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लो ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन का इंतज़ाम किया जा सके। और हाँ, डॉक्टर ने 50 लाख खर्चा बताया है। बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम दोनों को दे चुका हूँ। अब ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लीवर देने की बात सुनकर दोनों बेटे एकदम से घबरा गए, लेकिन अपने पिताजी के आगे कुछ ना बोल सके और अगले दिन अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल चले गए, यह सोचकर कि क्या पता ब्लड ग्रुप मैच ना ही करे और यदि डोनर ही नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब ब्लड ग्रुप चेक करवाया तो पता चला कि दोनों ही बेटों का ब्लड ग्रुप माँ से मैच करता था। यह बात सुनकर राम गोपाल जी के दिल को कुछ तसल्ली हुई। तो बेटा, कब करवाना है ऑपरेशन? तुम दोनों में से जिसका भी अपनी माँ को लीवर देने का मन बनता है, जल्दी से जल्दी अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। राम गोपाल जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटों का दिल बैठा जा रहा था। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार अभी तो शुरू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और ऑफिस का काम छोड़कर बैठ जाऊंगा तो परिवार कैसा चलेगा मेरा? आप बड़े भैया से कहिए माँ को लीवर देने के लिए। कहते हुए छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया।
राम गोपाल जी ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो बड़ा बेटा भी आंखें चुराते हुए बोला, पिताजी, मैं भी चाहता हूँ कि माँ जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए, लेकिन जब मैंने आपकी बहू से बात की तो वह कहने लगी कि माँ जी की तो उम्र निकल गई है, लेकिन मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी है, इसीलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और बाबूजी, मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अपने बेटों के मुंह से ऐसे सब सुनकर राम गोपाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। रात हो चुकी थी और सब लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन राम गोपाल जी की आंखों से नींद गायब थी। उनके सामने अतीत की यादें हिलोरे लेने लगी। वे याद करने लगे कि शादी के 5 साल बाद भी जब उन्हें संतान सुख नहीं मिला पाया था तो क्या क्या नहीं किया था उन्होंने संतान के लिए। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह जाकर मन्नतें मानी थी। कितने डॉक्टर से इलाज करवाया था, तब जाकर उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। अगले दिन सुबह जब राम गोपाल जी कमरे से बाहर आए तो देखा कि दोनों बेटे बेंगलुरु वापस जाने के लिए तैयार खड़े थे। राम गोपाल जी कुछ बोल पाने की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार से विवश राम गोपाल जी रूंधे हुए गले से बोले, ठीक है बेटा, यदि तुम लीवर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पैसों का इंतजाम कर दो। मैंने सोच लिया लीवर मैं दे दूंगा तुम्हारी माँ को। इतना सुनते ही बड़ा बेटा बोला, पिताजी, वह पैसे तो घर खरीदने के लिए थे, अब वो पैसे हमारे पास कहाँ रहे। जो भी पैसे थे हमने मकान में लगा दिए। अपने भाई की बातें सुनकर बड़ा छोटा बेटा भी बोला, वैसे पिताजी, आपको नहीं लगता कि माँ के ऊपर इतने पैसे खर्च करना पैसा बर्बाद करना होगा? और अभी माँ की उम्र भी कितनी बची है। इतना पैसा हमसे मांगने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था आपको भी। बाबूजी, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो हम माँ के ऑपरेशन पर खर्च कर सके। कहते हुए दोनों अपने शहर जाने के लिए निकल गए। करीब 1 सप्ताह के बाद दोनों बेटे गुस्से में लाल होते हुए राम गोपाल जी के पास वापस आए और कहने लगे, बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कभी कोई पिता भी अपने बेटों के ऊपर केस करता है? आपने हमारे लिए जो किया है वह आपका फर्ज था। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि वे सब अपने बेटों पर ही केस करेंगे। छोटा बेटा बोला तो इस पर बड़े बेटे ने भी कहा, यह सब जो आप कर रहे हैं तो इससे आपकी समाज में कितनी बदनामी होगी, यह जानते भी हैं आप? राम गोपाल जी जो चुपचाप अपने बेटों की बातें सुनते जा रहे थे, एकाएक अपना धीरज खो बैठे और जो भरी आवाज में बोले, सही कह रहे हो तुम दोनों बेटा, बदनामी तो होगी लेकिन मेरी नहीं, बदनामी तुम्हारी होगी कि कैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप के ना हो सके। माँ की बीमारी के इलाज के लिए ही मुझे तुम पर केस करना पड़ रहा है। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा कि मैं एक बाप होते हुए तो तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन एक पति होने के नाते मैं कुछ भी कर जाऊँगा अपनी अर्धांगिनी के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को शादी के 7 वचनों के साथ साथ एक वचन यह भी दिया था कि उसकी रक्षा के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। राज बेटा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, इसलिए बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी सरकारी नौकरी किया करती थी, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पालन पोषण के लिए उसने सरकारी नौकरी तक का त्याग कर दिया। वह सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वह अपने बेटे की परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, और आज जब तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो तुम्हें उस पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लगती है। और अनिल, तुम एक बार जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हो गया था तो तुम बुखार में तप रहे थे और
मैं और तुम्हारी माँ सर्दी में आधी रात को तुम्हें गोदी में उठाकर पैदल चलकर डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने घर पर आने के लिए बहुत पैसे मांगे थे जो कि हमारे पास नहीं थे। आज वही बेटा बड़ा होकर यह कह रहा है कि मौत तो सबकी आनी है, एक ना एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना है। फिर इस उम्र में माँ पर लाखों खर्चा करने की क्या जरूरत है? बेटा, तुम लोगों की बेंगलुरु में अच्छे कॉलेज में पढ़ने की जिद थी ताकि आगे जाकर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने अपना बड़ा पुश्तैनी मकान बेचकर पैसे जुटाए ताकि तुम्हें सेटल करने में कोई आर्थिक परेशानी आड़े ना आए। और हम दोनों 2 कमरों के इस छोटे से मकान में रहने को भी तैयार हो गए। अपने बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वही बेटे आज अपनी माँ के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहते। मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि जब सीमा को पता चलेगा कि उसके बेटों ने उनकी इसके बारे में ऐसी सोच है तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन पिताजी, आप यह भी तो सोचिए कि 40 लाख कोई छोटी हुई रकम नहीं होती, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि माँ ठीक हो जाएंगी। बेटा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अब तुम यह सोचो कि जिंदगी रही तो पैसा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती। मैं तो इस छोटे से मकान को भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इस मकान को बेचकर भी 20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब जब तुमने माँ के ऑपरेशन के पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर मुझे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा और तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना पड़ा। जो रिटायरमेंट के पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, अब मुझे वह पैसे वापस चाहिए। राम गोपाल जी ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया। बेटों से बात करने के बाद जब राम गोपाल जी सीमा जी के पास वापस आए, कमरे में आए, तो सीमा जी उनकी और सवालिया निगाहों से देखने लगी और पूछने लगी, अजी आप यह बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? आजकल मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ऊपर से आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैं अपना सारा दिन अखबार और टीवी के भरोसे ही निकाल लेती हूँ। इस पर राम गोपाल जी ने नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाग्यवान, तुम्हारा ऑपरेशन कुछ ही दिनों में करवाना है तो इस विषय में बात करने के लिए ही डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन काफ़ी दिनों से राज और अनिल भी नहीं आए मुझसे मिलने। इस पर राम गोपाल जी चुप हो गए, मन ही मन सोचने लगे, तुम्हें कैसे बताऊं सीमा, तुम्हारे दोनों कलयुगी बेटों की करतूत। अपने मन का गुब्बार तो मैं भी तुम्हारे सामने खोलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें वक्त से पहले नहीं मारना चाहता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने भी केस सुनवाई अगले ही दिन शुरू कर दी। ऐसा अनोखा मामला आने पर जज साहब भी हैरान थे कि एक बाप को अपने बेटों पर इसलिए केस करना पड़ा कि बेटों को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद भी वे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तक नहीं उठा पा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए लगातार 3 दिन सुनवाई की और तीसरे दिन जज साहब ने फैसला सुना दिया। फैसला यह था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों बेटे राज और अनिल अपने पिता से लिए गए रिटायरमेंट के पूरे पैसे ब्याज सहित चुकता करेंगे। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ है तो उन दोनों के घरों को नीलाम कर दिया जाएगा और नीलामी के पैसे से राम गोपाल जी की पत्नी का इलाज कराया जाएगा। बाहर खड़े मीडिया कर्मियों ने भी इस केस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सामने आई 2 कलयुगी बेटों की करतूत। आज का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनने वाला है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उनका पालन पोषण करते हैं, तो आगे जाकर बच्चों को भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। कोर्ट का यह फैसला सुनकर दोनों बेटे अवाक रह गए।
सभी लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितना शर्मिंदगी भरा काम किया है। थोड़ी ही देर में उनका वकील उनके पास आया और कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मैं आप लोगों को जीत दिलाकर ही मानूंगा। लेकिन दोनों बेटों ने साफ साफ इनकार कर दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर पहुंचकर बड़ा बेटा राज अपने पिता के पैरों में गिर गया। कहने लगा, कितने गलत थे हम, जो अपने बाप से जीतने चले थे। अगर अपने माँ बाप को हराकर हम जीत भी जाते तो लानत थी ऐसी जीत पर। मैंने फैसला कर लिया है कि माँ के लिए लीवर की ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा और ऑपरेशन के लिए भी पैसे पूरे चुकाऊँगा। इतने में छोटा बेटा अनिल बोला, नहीं भैया, यदि आप माँ का लीवर दे रहे हो तो पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आज ही अपने मकान को गिरवी रखकर लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इस पर राम गोपाल जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को कोर्ट केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसे इस बारे में कुछ ना पता चले, नहीं तो एक माँ का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोनों बेटों ने मौन रखकर इस बात के लिए हामी भर दी। राम गोपाल जी ने अब और ज़्यादा देर करना उचित नहीं समझा और अगले ही दिन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख 2 दिन बाद की बताई और सीमा जी को हॉस्पिटल में एडमिट करने को कह दिया। राम गोपाल जी को अब कुछ तसल्ली हो गई कि उनकी पत्नी अब कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद राम गोपाल जी अपने दोनों बेटों के साथ घर पहुँचे। घर पहुँचते ही सीमा जी के पास गए। देखा तो सीमा जी अखबार पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। सीमा, उठो, हमने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने आज ही एडमिट होने के लिए कहा है। देखो, हमारे दोनों बेटे भी आए हैं। तुम्हारे दोनों बेटों ने तुम्हारे ऑपरेशन में आने वाली सारी मुश्किलों को हल कर दिया है। राम गोपाल जी सीमा जी के हाथ से अखबार लेने लगे, लेकिन यह क्या, सीमा जी के तो हाथ ठंडे पड़े हुए थे। राम गोपाल जी की रूह कांप गई यह देखकर कि सीमा जी के शरीर में जान ही नहीं थी। दोनों बेटों ने उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन सीमा जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। राम गोपाल जी ने अखबार उठाकर देखा तो उस पर पहले पन्ने पर ही उनके केस के विषय में विस्तार से खबर छापी गई थी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखी थी, कलयुगी बेटों की करतूत। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।